Hello everyone, welcome to our channel Deep Chemistry, and today I will start the PSC's second semester first chapter, thermodynamics, and in the thermodynamics we will discuss about the third law of thermodynamics. तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नर्नेस्ट हीट थ्योरम। हमने नर्नेस्ट हीट थ्योरम के बारे में पढ़ा था, जो क्या कहती है, अगर अगर हम ग्राफ बनाएं टेम्परेचर और डेल जी और डेल एच के बीच में, तो टाइम के साथ में अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो जो डेल जी की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जो डेल एच की वैल्यू है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब ये दोनों चीजें क्या करती है, इस पे पॉइंट में मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये दोनों चीजों किसके अप्रोच कर रही है, जीरो केल्विन को अप्रोच कर रही है। मतलब जो आपका जीरो केल्विन टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये दोनों किसको अप्रोच कर रही है, जीरो केल्विन को अप्रोच कर रही है। तो अगर अकॉर्डिंग टू गिव्स इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका डेल जी है वो किसके इक्वल होता है, डेल एच प्लस, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, तो आपका जो डेल जी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एच के इक्वल। इसका मतलब क्या है, जो आपकी गिव्स फॉर एनर्जी है वो क्या हो रही है, टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज हो रही है, और जो आपकी डेल एच की वैल्यू है वो क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में। तो यानी दोनों चीज किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है। तो अगर मैं लिमिट पुट करूंगा, अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ टाइम जीरो लेके, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जो आपका डेल जी है इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, जीरो आती है। और आपको पता है जो डेल जी का डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, डेल एस होती है, माइनस डेल एस होती है। अगर आप लिमिट कितनी लो, तो अगर यहाँ दोनों इक्वेशन, अगर इसको मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू मान लूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो आपकी डेल एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो आपका एंट्रोपी है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, और आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी आपकी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगी, इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, जो आपका डेल एस पी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एस आर के इक्वल आ जाएगा। मतलब आपका प्रोडक्ट की जो एंट्रोपी होगी किसके इक्वल है, रिएक्टेंट के इक्वल। इसका मतलब क्या है, जो आपकी एंट्रोपी है सिस्टम की वो क्या रहती है, अगर आपका टेम्परेचर क्या हो, जीरो केल्विन, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो आपकी एंट्रोपी होगी वो सिस्टम की क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, अगर मैं गिव्स फॉर चेंज इन एंथैल्पी, देखो टेम्परेचर रिलेशन, टेम्परेचर चेंज इन एंथैल्पी अगर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वो किसके इक्वल आता है, डेल सी पी के। और इन रिलेशंस को अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यानी जो आपका चेंज इन एंथैल्पी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसकी वैल्यू जीरो होती है। अगर इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करो, डेल सी पी भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। यानी यहाँ पे भी क्या, जो चेंज इन हीट कैपेसिटी है प्रोडक्ट माइनस चेंज इन हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट, ये किसके इक्वल है, जीरो। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी भी क्या है, वो भी क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम है। सिस्टम की जो हीट कैपेसिटी वो भी क्या है, सेम है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है, जो आपकी हीट कैपेसिटी है, जो आपकी हीट कैपेसिटी है सिस्टम की, वो क्या रहती है, वो सेम रहती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर।
जो सॉलिड की हीट कैपेसिटी है वो क्या रहती है एट टेम्परेचर 0 केल्विन पे वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसे ही आपकी जो एंट्रोपी है, जो आपकी एंट्रोपी है सिस्टम की, वो भी क्या रहेगी, एट 0 केल्विन के ऊपर वो भी सेम रहेगी। और जो आपके जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनकी एंट्रोपी क्या रहती है, 0 रहती है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। तो यही आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जो आपकी सिस्टम की एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आपके जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उन सभी के अंदर क्या रहेगा, जो आपकी एंट्रोपी है 0 केल्विन पे वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और आपको पता है अगर एंट्रोपी 0 होती है ना, तो एंट्रोपी 0 का मतलब क्या है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस होता है। अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, तो अगर आपसे पूछा जाए किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है तीनों में, तीनों के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे कम होती है। गैस की सबसे ज़्यादा होती है। तो यानी सॉलिड के जो आपकी गैस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जो आपकी गैस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इस टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है गैस में रैंडमनेस ज़्यादा होती है। तो एंट्रोपी अगर आपकी 0 केल्विन पे क्या करेगी, जो आपका गैस फेज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड। इसलिए जो आपके ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी एंट्रोपी क्या रहती है, 0 केल्विन पे क्या रहती है, डेल एस अगर 0 है तो वो आपकी ओनली इसकी एग्जिस्ट करेगी, सॉलिड की। तो आपको समझ में आ गया होगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में। ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो क्या सिस्टम क्या है उसकी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या कहता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में, जो हम फाइंड आउट करेंगे किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। ठीक है। तो अभी हमने देखा, अकॉर्डिंग अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी इसके इक्वल होती है टी क्या हो अपॉन में टी। ठीक है। क्या वो रिवर्सिबल, ये आपका सेकंड लॉ कहता है। तो यहाँ से अगर आपको जो आपकी हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है, तो चेंज इन हीट कैपेसिटी हो चेंज इन टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है, यानी इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइटली की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यानी जो डी क्या है यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल सी पी इंटू डी टी आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन को पुट करेंगे तो क्या जाएगा, डी एस की वैल्यू क्या जाएगी आप, डेल सी पी डी टी अपॉन में टी। ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करूँ मैं, टाइम अगर मैं 0 से लेके टाइम टी ले लेता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे जो आपका सी पी है तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो अगर डी टी बाई डी का करूँगा टाइम टी बराबर, अगर मैं 0 से लेके मैं लेता हूँ टाइम, अगर मैं लेता हूँ 0 से टी, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा, तो जाएगा एंट्रोपी टी माइनस 0 इक्वल टू सी पी। और यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा वैल्यू तो क्या आएगा, नेचुरल टी। यहाँ से आ जाएगी आपकी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो आपकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी वो कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है। अब एब्सोल्यूट एंट्रोपी रियल में होती क्या है, आपको पता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, या तो अगर मैं कोई भी टेम्परेचर लेता हूँ, ठीक है, अगर उस टेम्परेचर पे अगर मैं एंट्रोपी देख रहा हूँ, या तो मैं एंट्रोपी को चेक कर रहा हूँ या मैं हीट कैपेसिटी को चेक कर रहा हूँ, तो कैसे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ टेम्परेचर के बीच में, या जो टेम्परेचर और एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, या हीट कैपेसिटी के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, जैसे आपका ये ग्राफ है,
इस ग्राफ में क्या होगा, अगर मैं log T और एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बीच में ग्राफ पुट करूँ, तो कोई भी अगर यहाँ पे जो आपकी सीपी है और यहाँ पे वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25, आपकी चेंज इन हीट कैपेसिटी है, तो ये आपका टेम्परेचर है। यहाँ पे तो जीरो, यहाँ पे 0 केल्विन हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो ये आपका टेम्परेचर है। तो अगर कोई भी आपका टेम्परेचर है T, तो अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू चेक करूँ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपका जो ये ग्राफ है ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और जो आपकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो क्या आते हो, हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपके तो ग्राफ के ऊपर जो आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मेजर कर रहे हो, मतलब एक आपका टेम्परेचर है, क्योंकि जो आपकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मतलब एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तक ही आप क्या कर सकते हो, इस ग्राफ पे आपकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब आपका ये वाला जो टेम्परेचर आया ये आपका T1 आया, तो यहाँ पे सपोज करो जो T1 है वो 15 केल्विन है, मतलब इससे नीचे आप क्या करोगे, इस आप एंट्रोपी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या है, 15 केल्विन। तो इससे नीचे की अगर आप एंट्रोपी को फाइंड आउट करोगे, तो अगर इसको 0 तक लेके जाओगे तो आपके दो टेम्परेचर हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे 0 से T1, जिसपे आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी को फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, और दूसरा आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1 से T, जिसपे आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट एंट्रोपी को फाइंड आउट करोगे। तो कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, लिमिट लगाओगे। ठीक है, तो लिमिट अगर लगाओगे तो अगर आप लिमिट लगाओगे तो एस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एस टी की वैल्यू आपको दो लिमिट तक लगानी पड़ेगी, आपको 0 से T1। ठीक है, या तो 0 से T1 लगानी पड़ेगी। दूसरा आपको जो लिमिट है वो लगानी पड़ेगी T1 से T1, जहाँ T1 से T लगानी पड़ेगी, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो निकालना बहुत ही ईजी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी नेचुरल लॉग T आ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी को फाइंड आउट नहीं कर, तो आपको एक इक्वेशन को ध्यान में रखना है, वह डीबे थर्ड लो, मतलब जो डीबे का थर्ड लो है, डीबे थर्ड लो, डीबे थर्ड लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हीट कैपेसिटी का लॉ है सॉलिड की फॉर्म में, तो उसमें जो आपकी चेंज इन हीट कैपेसिटी है वो किसकी होती है, AT³ के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो अगर इस वैल्यू को आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से T1, ठीक है, PP DT1 डिवाइड बाई T0। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0 से T1 AT³ CP की जगह पुट कर देंगे, डिवाइड बाई T इंटू DT। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1/3 CP, 1/3 CP एट T1 टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो लास्ट में आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ, अभी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो जो आपका फाइनल एंड जो बनेगा वो ये एक्सप्रेशन बनेगा, 1/3 CP एट T1 प्लस T1 से T CP dt बाई T। तो मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये आप कोई भी एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल रहे हो सॉलिड की। ठीक है, बट जब ऐसा सॉलिड जो एलोट्रोप, जिसके कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि एलोट्रोप्स के केस में क्या होता है, एलोट्रोप जैसे आपका कार्बन है सॉलिड होता है, जिसके ग्रेफाइट और डायमंड एलोट्रोप्स होते हैं। अगर आपको एलोट्रोप्स की भी हीट एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल ली तो आप क्या करोगे, साथ में आपको चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन के साथ में उसकी एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन ये ऐड कर दोगे, तो ये ऐड करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।